देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ से। ये तस्वीरें हैं जहां पर MiG-21 विमान, लड़ाकू विमान जो कि क्रैश हो गया है और इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि इसमें एक पायलट था जो कि सुरक्षित है। भारत 24 ने अभी एक्सक्लूसिवली हनुमानगढ़ एसपी से फोन पर बातचीत की और उन्होंने ये जानकारी दी है कि एक पायलट जो कि सुरक्षित है, पैराशूट के जरिए एजेक्ट वो कर लिए गए थे, सुरक्षित है, लेकिन इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें MiG-21 एक छत पर क्रैश हुआ और इसमें पहले आंकड़ा 2 का सामने आया और ये आंकड़ा बढ़कर अब 4 हो चुका है। कई लोग इसमें घायल हैं। आपको बता दें कलेक्टर ने इस घटना की भी पुष्टि की है। उनका कहना है मौके पर फर्स्ट एड टीम मौजूद है और जो घायल हैं उनको इलाज मुहैया कराया जा रहा है। और आप तस्वीरें देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। 4 लोगों की अब तक इस घटना में मौत हो चुकी है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 प्लेन क्रैश हुआ है। MiG-21 जो कि अपने आप में बेहद शक्तिशाली माना जाता है। MiG-21 लड़ाकू विमान है और इसकी स्पीड जो कि इसकी खासियत है, मिसाइल हमला करने में ये सक्षम होता है। MiG-21 की आप खासियत भी समझिए। और इसकी स्पीड 2229 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। इसमें टर्बोजेट इंजन लगा हुआ होता है। तो MiG-21 आप समझ सकते अपने आप में शक्तिशाली ये विमान। हालांकि क्या कुछ वजह रही इस हादसे की वो अब जांच का विषय है। वायुसेना की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार इस पूरे मामले में है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए राजस्थान के हनुमानगढ़ से, जहां पर प्लेन दिखा रहे हैं MiG-21 जहां क्रैश हुआ है। राजस्थान के हनुमानगढ़ की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। यहां पर मलबा वो भी आपको यहां पर नजर आ रहा है। आसपास आप देख सकते हैं धुआं भी उठता हुआ आपको दिख रहा है। ये वही मलबे की आग है जो स्थानीय लोग इस पर काबू पाने की कोशिश भी कर रहे हैं। 4 लोगों की अब तक मौत की खबर निकलकर सामने आ चुकी है। राजस्थान के हनुमानगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। बहलोल नगर में फाइटर प्लेन क्रैश होने की सूचना। विमान के छत पर गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है, इसकी जानकारी मिल रही है। लगातार यहां मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। MiG-21 क्रैश हुआ है, 4 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई। लगातार यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है, मलबा हटाने का काम लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं हनुमानगढ़ से। ये तस्वीरें जहां फाइटर जेट MiG-21 क्रैश हुआ है, 4 लोगों की मौत हो गई है। अब तक ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लगातार इस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है ताकि किसी भी तरह के डिजास्टर्स मामले से निकला जा सके। लगातार यहाँ मलबे हटाने का काम भी किया जा रहा है। बहलोल नगर में फाइटर प्लेन क्रैश, MiG-21 क्रैश हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। MiG-21 क्रैश, 4 लोगों की मौत। लगातार मलबा हटाने का काम यहां पर किया जा रहा है। छत पर गिरा फाइटर जेट, 4 लोगों की मौत की खबर अब तक मिल रही है। तेजी के साथ यहां काम किया जा रहा है, यहां मलबा हटाने का काम इस वक्त किया जा रहा है। क्या वजह रही इस प्लेन क्रैश की, हालांकि इसको लेकर के फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। देखिए लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी और यहाँ पर फिलहाल बहलोल नगर में फाइटर प्लेन क्रैश हो चुका है। उसको लेकर छत पर फाइटर प्लेन फिलहाल गिरा और ऐसे में जानकारी मिल रही, कुछ लोगों की जान चली गई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको दिखा रहे तस्वीरें। इसी के साथ साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर बहलोल नगर में फाइटर प्लेन क्रैश हो गया।
क्रैश होने की सूचना मिली और विमान के छत पर गिरने से 4 लोगों की मौत की सूचना भी मिल रही है। हालांकि पायलट जो है वो सुरक्षित बताया जा रहा है। इसको लेकर लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आसपास के लोग भी लगातार वहां पर पहुंच चुके हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, आए दिन जिस तरह की खबरें सामने आती रही हैं MiG-21 को लेकर के कि बार बार ट्रेनिंग फाइटर्स के तौर पर जब इन प्लेन्स का इस्तेमाल किया जाता है और MiG-21 का इस्तेमाल आखिर बार बार ट्रेन करने के लिए पायलट्स को क्यों किया जाता है, जबकि हॉक फाइटर का इस्तेमाल होना चाहिए था। और ऐसे में इस तरीके से जब MiG-21 का इस्तेमाल होता रहा, इसको लेकर भी एयरफोर्स की तरफ से कई बार सफाई दी गई कि 2011 से लेकर 2014 तक जो आंकड़े सामने आए थे उस दौरान भी कहा गया था कि खामियां रही थी, तो इन खामियों को ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है? लेकिन निश्चित तौर पर बड़ा सवाल छोड़ रहा है, बार बार ये हो रहा है। मैं आपको बहुत जल्दी से आंकड़े बता दूं, 5 दशकों में 400 MiG-21 क्रैश हुए हैं, 200 पायलटों की जान गई है। और ये आप समझिएगा, मैं थोड़ा इतिहास बनाते हुए चलूं तो सोवियत संघ ने 1940 में मिग विमान बनाए थे। उसके बाद 1961 में इसे भारत की वायुसेना में भी, माफ कीजिएगा, रूस की वायुसेना में शामिल किया गया और उसके बाद लगातार जो है इसका उपयोग हो रहा था। 1971 और 99 की जंग जीतने में MiG-21 का अहम रोल रहा था। और पिछले 5 दशकों में 200 पायलटों की जान जाना ये बताता है कि अब धीरे धीरे ये चीजें जो है निश्चित तौर पर MiG-21 फ्लाइंग कॉफिन बन गया है। ये कहा जा रहा है कि MiG-21 को 2025 तक भारत के आसमान से हटा लिया जाएगा, लेकिन आपने बहुत ठीक बात कही है कि ट्रेनिंग में इस तरह का इस्तेमाल हो रहा है वो अपने आप में सवाल खड़े करता है। और ये जो आज का हादसा है, 4 सिविलियन की मौत होना और एक पायलट हालांकि सुरक्षित बच गया, ये भी ये बताता है कहीं ना कहीं इस पूरे MiG-21 जिस तरह लक्ष्मण, 5 दशक में 400 क्रैश, 200 पायलटों की जान जाना, क्या अपने आप में बड़ी वजह नहीं है कि MiG-21 को यहां से पहले ही हटा दिया जाए समय रहते? इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्या अब तक कोई टिप्पणी सामने आई है? देखिए, अभी तक आधिकारिक टिप्पणी का इंतजार है और आप जो आंकड़े बता रहे हैं वो यही बता रहा है। लेकिन क्या होता है कि जो सामरिक दृष्टि से MiG-21, जैसा कि मैंने कहा कि 1971 का वार हो, कारगिल की बात हो, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा था। ऐसे में कई बार सेना के सामने जब तक उस स्तर का युद्धक विमान या फाइटर नहीं आता तब तक होता है, मजबूरी होती है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, इसको लेकर जब हम बात कर रहे हैं कि भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है, जब हम कह रहे हैं कि आज हम दुनिया में वो ताकत बनते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है इस पर भी काम होने की आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, 4 लोगों की मौत होना, पायलट सुरक्षित बचा गया और वो घर की तस्वीरें देख रहे हैं वो पूरा एक तरह से जल गया है, आसपास का इलाके में भी आग लगी है, धुआं का गुब्बार वहां पर उड़ रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, मुझे लगता है ये तस्वीरें निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़ा कर बिल्कुल लक्ष्मण, और फिलहाल वहां क्या स्थिति है, क्योंकि मलबा हटाने का काम वहां तेजी से किया जा रहा है, आसपास के इलाके भी, क्या वहां पे सुरक्षा को लेकर के कुछ इंतजाम किए गए हैं और मलबा हटाने में अभी कितना और वक्त लगेगा? अभी मलबा हटाने का जो है वो तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ इसमें ये भी देखा जा रहा है कि कहीं और कोई कैजुअलिटी तो नहीं है, कहीं और कोई तो घायल नहीं है। तो उसके लिए भी ये सब चीजें जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बहुत अहम हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि जिला कलेक्टर रुक्मणी सियाग जो है वो मॉनिटरिंग कर रही हैं, तमाम चीजों को देख रही हैं। मेडिकल सुविधा मुहैया कराना पहली प्राथमिकता होती है ऐसी घटना के बाद, तो वो वहां पर पहुंच गई है टीम, वो उपलब्ध हो पाई है। और बाकी चीजें जो है, जैसा कि आपने कहा, इंडियन एयरफोर्स का जब तक आधिकारिक बयान आएगा क्लियर। लक्ष्मण, आपके पास रोकती हूँ, इसी बीच रक्षा विशेषज्ञ हैं पीके सहगल जी जुड़ चुके हैं। सहगल जी, जिस तरीके से आज एक बार फिर जो घटना आई है MiG-21 पर, फिर एक बार सवाल खड़े होने लगे। अभी हाल ही में हमने देखा था, उस दौरान भी ये घटना सामने आई, ट्रेनिंग के दौरान, उस दौरान ये क्रैश की खबर सामने आई थी। अगर हम MiG-21 की बात करते हैं तो MiG-21 के सुरक्षा रिकॉर्ड अगर हम देखें तो वो भी कोई खास इतने अच्छे नहीं है। MiG-21 के सुरक्षा रिकॉर्ड बहुत ही बदतर है। ये हवाई जहाज हमारा मेन स्टे था 1971 वॉर में। मैं खुद पायलट हूँ और जिस इलाके में क्रैश हुआ उस इलाके में मैंने 4 साल सर्व किया है एज अ ब्रिगेड कमांडर। इलाका समतल है, वहाँ मौसम सही रहता है, लेकिन ये हवाई जहाज जो है तकरीबन 50 से 55 साल पुराने हैं। और कोई भी हवाई जहाज की एक्टिव लाइफ जो होती है 40 साल से ज़्यादा होती है अपग्रेड के बाद। हम उसको अपग्रेड करते रहते हैं, लेकिन अगर आप किसी औरत को रूट लगा दो, उसमें बिल्ली लगा दो, पाउडर लगा दो, चूड़ियाँ पहना दो, तो उसका ढांचा तो वही रहता है ना, वो बेसिकली तो कमजोर रहता है। तो ये हवाई जहाज बड़े कमजोर हैं। इस समय तकरीबन 9 से 10 स्क्वाड्रन हैं जो MiG-21 के और MiG-27 के, जिनको रिप्लेस करने की बड़ी जबरदस्त आवश्यकता है जी। और ये हम बार बार सरकार को कह रहे हैं, हमारे पास कम से कम 400-450 हेलीकॉप्टर भी चीता चेतक जो मैंने खुद उड़ाए हैं। लेकिन सहगल साहब, जितना आपका एक्सपीरियंस है और उस लिहाज से आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि MiG-21 का इस्तेमाल करना ट्रेनिंग पर्पस के लिए काफी घातक है और हमने देखा भी है, तो ऐसे में एयरफोर्स की तरफ से कभी कोई खासा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जरूरी तो नहीं कि MiG-21 का इस्तेमाल ट्रेनिंग पर्पस से किया जाए?
देखो हमारे पास 42 स्क्वाड होने चाहिए। 42 स्क्वाड के बदले केवल 31 स्क्वाड रह गए हैं, जिसमें से तकरीबन 10 से 11 स्क्वाड रिटायर करने की आवश्यकता है। तो अगर हम इनको भी रिटायर कर दें और इनको भी ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल नहीं करें, तो हम अपने एक्टिव हवाई जहाजों को इस्तेमाल करते रहें तो उनकी लाइफ भी कम हो जाएगी। इसलिए मजबूरन हमको इनको भी इस्तेमाल करना पड़ता है फॉर इम्पार्टिंग बेसिक ट्रेनिंग, फाइटर ट्रेन टू पायलट। कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज हमारे पास कोई दूसरा लड़ाका है लेकिन नहीं। सहगल साहब, ऑप्शन तो ये भी नहीं है कि जिस तरह की कैजुअलिटी इससे हो जाती है आए दिन मिग 21 को लेकर के जो स्थिति हमेशा पैदा हुई है, ये भी एक ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल ही नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, ये हवाई जहाज को आज से 10 साल पहले रिटायर कर देना चाहिए था। लेकिन एक हवाई जहाज बड़ा महंगा, अगर आप याद होगा तो जब पिछली सरकार थी 10 साल में एंटनी जब थे डिफेंस मिनिस्टर, एक भी नया लड़ाका लड़कों को जी सहगल साहब, आपका कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच ये बड़ी जानकारी, बहलोल नगर में फाइटर प्लेन क्रैश, मिग 21 के क्रैश होने की खबर, 4 लोगों की मौत हो गई है। लगातार वहां मलबा हटाने का काम किया जा रहा है और कुछ कैजुअलिटी और अगल बगल है, इसको लेकर के भी वहां पड़ताल की जा रही है। विमान की छत पर गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, हालांकि पायलट की जान बाल बाल बच गई है इस पूरे हादसे में। राजस्थान के हनुमानगढ़ से ये बड़ी जानकारी, लगातार यहाँ पर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वो मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा बल भी लगातार इस पूरे एरिया को घेर कर यहाँ की तहकीकात में जुटे हुए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ से ये बड़ी जानकारी, यहाँ प्लेन क्रैश हुआ है, मिग 21 क्रैश हुआ, ट्रेनिंग पर्पज से इसे इस्तेमाल किया जा रहा था और इस पूरे हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और कलेक्टर ने इस घटना की पुष्टि भी की है। कलेक्टर की तरफ से ये कहा भी गया है कि मौके पर ही फर्स्ट एड टीम मौजूद है, रेस्क्यू टीम वहां पर मौके पर मौजूद है और जो लोग घायल हैं, चूंकि फिलहाल कुछ लोगों की घायल होने की जानकारी इसमें मिल रही है, जो घायल हैं उन्हें तत्काल स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा रही है, तत्काल उन्हें इलाज मुहैया कराया जा रहा है। और आप ये तस्वीरें देखिए, स्थानीय लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। आपको जानकारी दे दें, ये जो प्लेन क्रैश है वो एक छत पर हुआ, छत पर कुछ लोग मौजूद थे। पहले खबर आई कि 2 लोगों की इसमें मौत हुई है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़कर 4 पर पहुंच गया। यूके देवना डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत आपका भारत 24 पर। बहुत दुखद खबर के साथ आपको यहाँ पर आमंत्रित करना पड़ रहा है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि मिग 21 की स्थिति जिस तरह की है, लगता नहीं कि अब इसे रिटायर कर देना चाहिए, किसी भी पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल घातक साबित हो रहा है। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो 4 हमारे सिविलियंस की मौत हुई है, मैं उसके लिए अपनी सद्भावना उनके परिवार के लोगों को बताता हूँ। मिग 21 भारतीय एयरफोर्स में पिछले 40 साल 50 साल से फ्लाइंग कर रहा है और आज भी मिग 21 के 4 मिग 21 बाइसन जो है उसके 4 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना में 42 फाइटर स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन आज की तारीख में करीबन 30 फाइटर स्क्वाड्रन ही बाकी हैं। तो भारत सरकार ने बहुत कोशिश करके अब तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 को एज रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस करा दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत कोशिश कर रही है कि बहुत तेजी से तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 के एडिशनल हवाई जहाज बनाकर इंडियन एयरफोर्स को सौंप दे, क्योंकि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है 42 होनी चाहिए, लेकिन है 30। तो इसीलिए हम इन 4 मिग 21 बाइसन विमान को फिलहाल रिटायर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि अगले 3-4 साल में ही तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 बड़ी संख्या में, भारत सरकार ने 84 तेजस मार्क 1 को क्लियर कर दिया है, तो ये इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो जाएंगे। एक स्क्वाड्रन में देखिए 16 से लेके 18 तक फाइटर होते हैं। आमतौर, मैं खुद भी फाइटर पायलट था, मैंने मिग 23 उड़ाया है। एक फाइटर स्क्वाड्रन में आमतौर पर 16 फाइटर होते हैं और 2 ट्रेनर होते हैं, यानी कुल मिला के कहें 18 विमान। अभी जो ये बाइसन विमान है, ये इंडियन एयरफोर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी कर रहे हैं। इनको पश्चिमी सीमा में ऑपरेशनल जगह पे डिप्लॉय किया हुआ है और फिलहाल क्योंकि हमारी फाइटर स्क्वाड्रन सिर्फ 30 है, अगर हम आज रात को ही इन 4 स्क्वाड्रन को आउट कर देंगे तो हमारी संख्या 30 से फाइटर स्क्वाड्रन से घटकर 26 फाइटर स्क्वाड्रन हो जाएगी, जबकि हमें चाहिए 42।
दर्शकों की सूचना के लिए मैं बता दूं 42 हमें क्यों चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स में भी करीबन उन्होंने 22 फाइटर स्क्वाड्रन हमारे विरुद्ध डिप्लॉय किए हुए हैं। इन एडिशन चीन की वायुसेना में करीबन 100 से ज्यादा फाइटर विमान हैं, जिसमें से इसी वक्त करीबन 20 फाइटर विमान वो तिब्बत में भारत के विरुद्ध डिप्लॉय करके रखते हैं। तो 20 फाइटर स्क्वाड्रन जो चीन के, जो कि तिब्बत में हमारे विरुद्ध वो डिप्लॉय कर सकते हैं, और 22 स्क्वाड्रन जो कि पाकिस्तान के पास हैं फाइटर स्क्वाड्रन जो कि हमारे विरुद्ध डिप्लॉय कर। अगर हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होते तो हम आज रात को ही इन चारों MiG-21 स्क्वाड्रन को ग्राउंड कर देते। लेकिन देवनाथ सर, इसका ऑल्टरनेटिव क्या क्रिएट किया जा सकता है? तेजस का इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन अभी बहाली में तो वक्त लगेगा, लेकिन फिर MiG-21 को लेकर के जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो स्थिति पैदा हो जाती है, उसके बाद इसका ऑल्टरनेटिव क्या कर सकती है सरकार की तरफ से? क्या किया जा सकता है? एयरफोर्स की तरफ से क्या संभावनाएं हैं? जी हाँ, भारत सरकार ने बहुत अच्छे कदम लिए हैं। तेजस को तो इंट्रोड्यूस किया ही जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने एडिशनल बजट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी अप्रूव किया है, जिसके तहत MiG-21 बाइसन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से नए कल पुर्जे खरीद कर या आयात करके विदेशों से हम उनको इसमें फिट कर रहे हैं। ये तो भारत सरकार ने कार्रवाई की है। जहां तक एयरफोर्स की बात है, एयरफोर्स ने कुछ इंटरनल एक्शंस लिए हैं। नंबर 1 एक्शन ये लिया गया है कि जितने MiG-21 स्क्वाड हैं उनमें जो नॉर्मल रूटीन मेंटेनेंस की जाती है उन पर ट्रिपल या ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटेनेंस चेकलिस्ट बनाई गई है। जैसे कि मैं आपको एक मोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे हम लोग कार में हर 10,000 किलोमीटर पर नया लुब्रिकेंट डालते हैं, लेकिन MiG-21 में एग्जांपल दे रहा हूं, कोई हमें बोले कि नहीं अब से कार में हर 2000 किलोमीटर में नया लुब्रिकेंट डालिए। इस तरह से हम MiG-21 में डबल प्रिकॉशन लेके उनको फ्लाई कर रहे हैं। एक और चीज जो की गई है कि MiG-21 को जब फ्लाई करते हैं तो उनकी जो ऑपरेशनल एनवेलप होती है उसको थोड़ा सा कम एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे कि मैं मोटा एग्जांपल बता दूं दर्शकों के लिए, अगर एक कार को हम 200 किलोमीटर की स्पीड से चला सकते हैं आमतौर पर जरूरत पड़ने पर, लेकिन हम ऐसा आदेश पास कर दें कि अब से वो कार की स्पीड सिर्फ 100 किलोमीटर से कम रखेंगे, तो MiG-21 में भी एक ऑपरेशनल एनवेलप जो है उसका रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा नॉर्मल पीस टाइम ट्रेनिंग के लिए। हाँ, अगर युद्ध हो गया आज रात को। सर, आपके पास लौटने से बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां पर फाइटर प्लेन क्रैश, भारतीय वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है और कहा गया है कि नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान ये हादसा हुआ है। तो आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। और ये आप तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ से। ये खबर है जहां पर फाइटर प्लेन क्रैश हो गया और इसमें अब ट्वीट भी सामने आ चुका है इंडियन एयरफोर्स का। भारतीय वायुसेना ने हादसे को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। नियमित प्रशिक्षण के दौरान ये हादसा हुआ है, ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। और अब एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जांच इस मामले पर होगी। हादसों का कारण पता लगाने के लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है, ये भी जानकारी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दी गई है। आप ट्वीट देखिए, आपको बता दें भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 विमान आज सुबह नियमित प्रशिक्षण के दौरान सूरतगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये इंडियन एयरफोर्स ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है। तो देखिए तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसी बीच आपको लगातार बता रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी ट्वीट किया गया और ट्वीट में साफ तौर पर लिखा गया है कि पायलट सेफली इजेक्ट हो गए, लेकिन इसी बीच यहाँ पर कुछ लोगों को चोट आई है। 4 लोगों की मौत हो गई। आप देखिए किस तरह से चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। कुछ लोग स्थानीय इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं, इसके अलावा टीमें भी फिलहाल वहां पर पहुंच चुकी है और लगातार फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। यूके देवनाथ जी लगातार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, इस पूरे हादसे में 4 लोगों की मौत हो जाती है, हालांकि पायलट सुरक्षित है, लेकिन एक रिपोर्ट 2002 में यहाँ पर पेश की गई थी संसद में, जिसमें कि साफ तौर पर कहा गया था कि जितने भी एक्सीडेंट्स अभी तक हुए हैं वो सभी मिग विमान की वजह से, और जो कि 62% है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस विमान को अब समय आ चुका है कि अपने बेड़े से हटा दिया जाए। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि MiG-21 बहुत पुराना विमान है। मैं खुद भी MiG-23 उड़ा चुका हूं, लेकिन देखिए जब हम बोलते हैं कि 60% एक्सीडेंट MiG-21 में हुए हैं, उसका एक रीजन है। एक जमाने में हमारे एयरफोर्स में 800 फाइटर विमान उड़ा करते थे। मैं आज से 30 साल 40 साल पहले की बात कर रहा हूं। 800 फाइटर विमान में से 400 फाइटर विमान MiG-21 थे।
तो जब अगर फ्लीट ही इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ का आधा स्ट्रेंथ है तो ऑब्वियसली 50% अगर एक्सीडेंट हुए, होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर 800 विमानों में से 400 विमान मिग-21 थे एक जमाने में हमारे पास, तो ऑब्वियसली अगर कोई एक्सीडेंट होते हैं, साल में 10 एक्सीडेंट होते हैं, तो उसमें से 4-5 तो मिग-21 के होंगे। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि मिग-21 जो है वो इनिशियल इंडक्शन के दौरान यंग रूकी पायलट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। यानी एक फ्लाइंग कैडेट जब वो एयरफोर्स एकेडमी से निकलता है ऑपरेशनल ट्रेनिंग के बाद, यानी ट्रेनर उड़ाने के बाद, जब वो ऑपरेशनल स्क्वाड में जाते हैं तो आमतौर पर सीधा उनको सोफिस्टिकेटेड हायर एंड लाइन एयरक्राफ्ट जैसे मिराजेस या जैगुआर या सुखोई में इंडक्ट नहीं किया जाता। आमतौर पे सारे फ्लाइट कैडेट जब उनकी कमीशन होती है, उनकी ऑपरेशनल स्क्वाड में पोस्टिंग होती है, तो उनको शुरू में मिग-21 स्क्वाड में पोस्ट किया जाता है। तो उनकी ऑपरेशनल ट्रेनिंग का जो एडवांस पार्ट होता है, जिसमें उनको बॉम्बिंग, रॉकेटिंग, स्ट्रैफिंग, मशीन गन फायरिंग सिखाई जाती है, हवा से हवा में युद्ध करना सिखाया जाता है, वो मिग-21 वायु पे होती है। तो ज्यादातर जो बच्चे होते हैं, यंग फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं, यंग फ्लाइंग ऑफिसर्स, यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट, जिनकी से महज 2 साल की 4 साल की नौकरी हुई है, वो ज्यादातर मिग-21 उड़ाते हैं और उनकी बेसिक एंड एडवांस ऑपरेशनल ट्रेनिंग जो है मिग-21 पर होती है। तो ये थोड़ा हो जाता है कि ट्रेनिंग जब होती है रूकी पायलट्स की, तो वो थोड़ा एक्सीडेंट से ज्यादा प्रोन होते हैं। मैं आप लेकिन यूके देवनाथ जी, सर इससे पहले 2014 के समय में रशिया का एक स्टेटमेंट भी सामने आया था कि सर्विसेबल है ये प्लेन, और सर्विस की कमी की वजह से कहीं ना कहीं वो चूक रह जाती है। तो क्या इस लूप होल पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती? और अगर ये जरूरत वाकई में है तो समय रहते इन प्लेन्स की जांच पहले क्यों नहीं की जाती है? एक पायलट को ट्रेनिंग के लिए ये प्लेन सौंप तो दिए जाते, पर जांच समय से क्यों नहीं होती है? हाँ, आपने सही फरमाया। इन हवाई जहाजों को और दुरुस्त मेंटेनेंस की दरकार है। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि जो रूटीन मेंटेनेंस होती है, यानी जहाज में हवा भरना, पेट्रोल भरना, पानी भरना, रेडार को ट्यून करना, मिसाइल बॉम्ब्स को फिट करना, ये इंडियन एयरफोर्स करती है। इंडियन एयरफोर्स अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है कि जो रूटीन मेंटेनेंस होता है उसमें कोई गलती ना हो। हर रोज जब फाइटर स्क्वाड टेक ऑफ करता है तो टेक्नीशियन देखता है कि उसका टायर सही है, इंजन सही है, हाइड्रोलिक सिस्टम काम कर रहा है, न्यूमेटिक सिस्टम काम कर रहा है, उसका इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ऑल्टरनेटर काम कर रहा है। ये काम एयरफोर्स करती है। बहुत कोशिश की जाती है कि इन सब चीजों को डबल चेक करने के बाद ही जहाज को पायलट को सौंपा जाता है। मैं आपको एक मोटा अंदाजा देता हूं, मैं खुद मिग-23 पायलट था। एक मिग-23 फ्लाइंग को जब ऑफर किया जाता है तो 9 टेक्नीशियन, जो कि हम वायु योद्धा होते हैं, हमारे एयर वॉरियर टेक्नीशियन, 9 आके उसको चेक करते हैं। वो रैंक होता है उनका कॉर्पोरल या सार्जेंट। तो ये एक टेक्नीशियन आके चेक करता है सारे इंजन पैरामीटर, एयरफ्रेम फिटर। एक टेक्नीशियन सार्जेंट आके चेक करेगा सारे न्यूमेटिक सिस्टम। एक टेक्नीशियन आके सारे वेपन सिस्टम चेक करेगा, आर्मामेंट फिटर। इस तरह से 9 टेक्नीशियन साइन करने के बाद एक वारंट ऑफिसर, जैसे कि आर्मी में बोलते हैं जूनियर जेसीओ, उस तरह से हमारे यहाँ एयरफोर्स में हम बोलते हैं वारंट ऑफिसर। उनका जो गैंग होता है, टीम होता है इन लोगों का, उनके हेड में एक वारंट ऑफिसर होता है जो कि उसको काउंटर साइन करता है डबल चेक करने के बाद। लेकिन मैं आपको बता दूं, दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि जो बड़ी मेंटेनेंस होती है, यानी पूरे के पूरे जहाज को खोल के, उसको इंजन को खोल के, हाइड्रोलिक सिस्टम को खोल के, उसकी जो मेंटेनेंस, जिसको हम 3rd एंड 4th लाइन सर्विसिंग बोलते हैं, उसमें एचएएल का बहुत बड़ा योगदान होता है। एचएएल ने अपने बेस्ट इंजीनियर्स को इस काम पे लगाया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के इंजीनियरिंग कॉलेज से जो या डिप्लोमा होल्डर जो होते हैं, सबसे बढ़िया उनको एचएएल 1 साल 2 साल ट्रेनिंग देने के बाद अपनी यहाँ लगाती है। मिग-21 की सर्विसिंग ज्यादातर एचएएल नासिक में होती है, 3rd एंड 4th लाइन, जो कि हम मेजर सर्विसिंग बोलते हैं। वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं कि ठीक है देवनाथ साहब, कोशिश पूरी की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके ऐसे हादसे हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 4 का वार। चलिए कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा दावा। 2020 में वसुंधरा राजे ने बचाई थी कांग्रेस की सरकार। सीएम अशोक गहलोत के दावे से सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। पूर्व सीएम इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उनकी तरफ से बयान आया, हार के डर से झूठ बोल रहे हैं अशोक गहलोत। मेरे खिलाफ गहलोत का एक बड़ा षड्यंत्र है। वसुंधरा राजे की तरफ से
ये प्रतिक्रिया सामने आई है तो राजस्थान की सियासत में खलबली मच गई है। अशोक गहलोत का ये बड़ा दावा 2020 में वसुंधरा राजे ने ही बचाई थी कांग्रेस की सरकार। सीएम अशोक गहलोत के दावे से सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। इस पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनकी तरफ से कहा गया कि हार के डर से झूठ बोल रहे हैं अशोक गहलोत। मेरे खिलाफ गहलोत का एक बड़ा षड्यंत्र है। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा है। 2020 में वसुंधरा ने ही कांग्रेस की सरकार बचाई। ये बात अशोक गहलोत की तरफ से कही गई है। हालांकि किस तरीके से बचाई इसका जिक्र उन्होंने किया नहीं, लेकिन वसुंधरा राजे की तरफ से अब प्रतिक्रिया सामने आई। और देखिए क्या लिखा है। जब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था तो मैंने राज्य में भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को गिराने की कोशिश का समर्थन करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। ये राजस्थान के सीएम की तरफ से बयान है। इसी तरीके से 2020 की बगावत के वक्त वसुंधरा राजे और अर्जुन मेघवाल ने कहा था कि राजस्थान में चुनी हुई सरकार को गिराने की कोई परंपरा नहीं है। तो ये बयान अशोक गहलोत की तरफ से दिया गया है। हालांकि वसुंधरा राजे ने इससे साफ तौर पर इनकार किया। अपना बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि अशोक गहलोत का हार का डर सता रहा है और इसलिए ये बड़ा बयान दे रहे हैं। मेरी सरकार गिराने की साजिश रची गई। गहलोत का ये बड़ा दावा, वसुंधरा का पलटवार। मेरे खिलाफ गहलोत का ये बड़ा षड्यंत्र है। गहलोत ने कहा 2020 में वसुंधरा ने मेरी सरकार को बचाया। वही वसुंधरा का पलटवार, गहलोत जितना मेरा किसी ने अपमान नहीं किया। बगावत और हार के डर से अशोक गहलोत झूठ बोल रहे हैं। वसुंधरा राजे की तरफ से ये बयान, ये प्रतिक्रिया सामने आई है। वसुंधरा समेत 3 बीजेपी नेताओं ने हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से 2020 में कांग्रेस की सरकार बची। ये बड़ा दावा अशोक गहलोत की तरफ से। वहीं वसुंधरा की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है। बगावत और हार के डर से लगातार अशोक गहलोत झूठ बोल रहे हैं। रिश्वत लेना और देना अपराध, विधायकों पर एफआईआर करवाएंगे। तो देखिए राजस्थान में लगातार इस बयान के बाद से सियासी भूचाल आ चुका है। अशोक गहलोत ने ये दावा किया, उसके बाद वसुंधरा राजे ने इस पर पलटवार किया। अशोक गहलोत ने दावा किया कि हमारे विधायकों को 10 से 20 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस पर वसुंधरा राजे ने पलटवार किया है कि रिश्वत लेना देना अपराध है, विधायकों पर एफआईआर कराएं। इस तरीके से लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। सियासी बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। चूंकि अब चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं और इस चुनाव को देखते हुए अब इस तरीके की वार पलटवार, इस तरीके की बयानबाजी अब देखने को मिलेगी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कर्नाटक में जहां एक तरफ चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और इस दावे के साथ राजस्थान में अब चुनाव प्रचार आप कह सकते हैं शुरू हो चुका है। गहलोत ने यह दावा किया कि वसुंधरा राजे की वजह से 2020 में कांग्रेस बची और इस पर वसुंधरा राजे ने फिर पलटवार किया है कि गहलोत डरे हुए हैं और इस तरीके के बयान दे रहे हैं, मेरी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर वसुंधरा राजे की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। राजे ने कहा कि मेरे खिलाफ बयान एक षड्यंत्र है, जितना अपमान मेरा किया कोई नहीं कर सकता। 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं अशोक गहलोत। उनकी तरफ से कहा गया। गृह मंत्री पर आरोप लगाया है उनकी ईमानदारी, सत्य, निष्ठा सर्वविदित है। रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है। उनके विधायकों ने पैसा लिया है तो एफआईआर दर्ज करवाएं। सच तो ये है कि अपनी पार्टी में बगावत हो रही, ये वसुंधरा राजे ने कहा और साथ ही कहा कि रसातल में जाते जनाधार के कारण ऐसे अमर्यादित और असत्य आरोप वो लगातार लगा रहे। देखिए 2008 और 2018 में अल्पमत में होने के कारण वो खुद ऐसा कर चुके, ये भी वसुंधरा राजे ने कहा और कहा कि उस वक्त ना भाजपा को बहुमत मिला था और ना ही कांग्रेस पार्टी को, और उस समय चाहते तो हम भी सरकार बना सकते थे, लेकिन ये भाजपा के सिद्धांतों के खिलाफ था। इसके विपरीत कांग्रेस ने विधायकों की व्यवस्था कर दोनों समय सरकार बनाई थी।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। बैरिकेडिंग तोड़ करके प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे हुए किसानों, पुलिस के साथ किसानों की झड़प भी देखने को मिली है। पहलवानों के धरने के बीच किसानों का जोरदार हंगामा। दरअसल जिस तरीके से पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और अपनी मांगों को लेकर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए पहलवान बैठे हुए, तो ऐसे में जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही बताई जा रही है कि पहलवानों का समर्थन करने के लिए किसान भी जब यहां पहुंचे तो यहां पर कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जब पुलिस के साथ में झड़प देखी गई। हालांकि किसानों के बीच और पुलिस के बीच किस बात को लेकर के झड़प शुरू हुई, इस बात पर अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन देखिए कि कैसे बैरिकेडिंग को यहां गिराने की कोशिश हुई है और प्रदर्शनकारियों की तरफ से बताया जा रहा है कि जोरदार हंगामा, क्योंकि किसानों का पूरा जत्था पहुंचा होता है। इससे पहले 3 दिन पहले की वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी जब पंजाब किसानों की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि जंतर मंतर किसानों का जत्था पहुंचेगा ताकि पहलवानों के लिए हम स्टैंड ले सके और इस प्रदर्शन में उनका पूरा सहयोग हमारे तरफ से दिया जाएगा। और इस बीच जब वो तस्वीरें भी आपने जंतर मंतर पर देखी थी जब पहलवानों और पुलिस के बीच में झड़प हुई थी, और आज ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आप इस वक्त भारत 24 पर देख रहे हैं जहां जंतर मंतर पर किसान का जत्था पहुंचा और उसके बाद बैरिकेडिंग तोड़ करके प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिसके बाद से पुलिस और किसानों के बीच ये झड़प और बढ़ गई। और ग्राउंड जीरो से अक्षय मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अक्षय, वहां फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए शिखा, अभी तक अगर बात करें तो कुछ देर पहले हंगामा ज़रूर हुआ था, लेकिन अब हंगामा शांत करा दिया है। आरएफ की जो टुकड़ियां हैं वो यहां पर मौजूद हैं, तैनात कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग जिसको हटाया गया था उसको ठीक किया जा रहा है। यहां पर अब इसी बैरिकेडिंग को यहां से हटाया गया था। आरएफ की मौजूदगी है, दिल्ली पुलिस यहां पर तैनात थी और उसके बाद किसान इस बैरिकेडिंग को हटा करके और फिर धरना स्थल पर पहुंचे हैं। इसको अब पूरी तरह से मजबूत किया जा रहा है। आरएफ की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं और ये पहले फोर्स बाहर थी, उसको अब यहां पर तैनात किया गया है। और मैं कैमरामैन संदीप से कहूंगा कि जो धरना स्थल है वो भी दिखा सकें। यहां पर जो किसान हैं वो ये पहुंचे हैं और प्रदर्शन लगातार पहलवानों के समर्थन में उनका जारी है। साफ तौर पर है, कुछ देर के लिए ज़रूर जंतर मंतर पर हंगामा मचा था और जो किसान थे वो अचानक आए और उसके बाद पुलिस की जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसको यहाँ से हटा दिया है। भारतीय किसान यूनियन और तमाम जो लोग थे यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने इस बैरिकेडिंग को हटाया है। साफ तौर पर है कि बैरिकेडिंग हटाने के बाद हफड़ा तफरी का जो माहौल था, आप लोगों ने बैरिकेडिंग हटाई तो क्या वजह थी? बैरिकेडिंग हमने नहीं हटाई, पहले उन्होंने रास्ता ही बंद रखा ये वाला, ठीक है। उस वजह से जो लड़के हैं वो क्रॉस कर गए, बाकी तो सारे उधर से ही आए हैं बीच में से। बैरिकेडिंग पर चढ़ने की जरूरत क्या थी जब आसानी से आ सकते थे? पहले उन्होंने रोका ही क्यों था, जब पता ही है हमने वहाँ पे जाना है, रोकने का कोई मकसद ही नहीं है। जहाँ तो हमने हल्ला गुल्ला गए, सब शांति से है, सारा रोड निकल के आए। आगे आप बैरिकेडिंग जाना तो था ही वहाँ पे, तो आप खोल के रखते वो रास्ता। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गुस्सा इसी बात था कि बैरिकेडिंग लगाई गई, लेकिन बैरिकेडिंग भी सुरक्षा के दृष्टि से लगाई गई है और पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि अराजक तो यहाँ पर न पहुँच सके। लेकिन साफ तौर पर है, जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है समर्थन में पहलवानों के। आप देख सकते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर दिख रहे हैं आपको और पंजाब से यूपी से ये किसान पहुँचे हैं और साफ तौर पर कहना है कि अक्षय, एक तरफ यहाँ पर भारी संख्या में तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, किसान पहुंच रहे हैं। पहले ये धरना सिर्फ और सिर्फ पहलवानों तक सीमित था, लेकिन अब देखिए जैसे एक तरफ 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया सरकार को, अगर 15 दिन में गिरफ्तारी नहीं होती है तो और भी ज्यादा उग्र करने की बात यहां पर इनके द्वारा कही जा रही है। देखिए, 21 तारीख तक राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल साफ तौर पे कहा कि 21 मई तक का वो समय देते हैं दिल्ली पुलिस को और कि ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। अगर 21 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये प्रदर्शन लगातार बढ़ेगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रदर्शन ये रुकने वाला नहीं है और जिस तरह से आज तस्वीरें देखने को मिली, ये निश्चित रूप से कह सकते हैं दुखद है। पुलिस प्रशासन को भी व्यवस्था ये करनी चाहिए थी कि अगर प्रदर्शन करने अगर आ रहे हैं किसान और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उनको रास्ता दे। लेकिन आरोप यह है कि पुलिस ने बैरिकेड किया। पुलिस ने बैरिकेड इसलिए किया क्योंकि सुरक्षा भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल अक्षय, तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, आप नजर इस पर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बाराबंकी। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनिए। देखा है भाइयों बहनों, आज दुनिया में भारत
के बारे में धारणा बदली है। भारत को लोग आज सम्मान की निगाहों से देखते हैं। भारत आज वैश्विक लीडर के रूप में अपनी एक नई प्रतिष्ठा को बनाने में सफल हुआ है। इसका कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 9 वर्ष के दौरान जो प्रयास किए हैं, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। आप याद करिए, जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, आजादी के अमृत महोत्सव में पहली बार आपको लगा होगा कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब हम लोग आजादी के जश्न को देख नहीं पाए थे। आजादी के उस जश्न में उस समय की सरकार ने आम जनमानस को जोड़ने का कितना प्रयास किया होगा, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, जब आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे थे, हर घर तिरंगा के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक भारतवासी को आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ने का कार्य किया। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था, इससे ज्यादा सुखद अनुभूति क्या हो सकती थी कि जिस ब्रिटेन पर 200 वर्षों ने जिस ब्रिटेन पर भारत पर राज किया था, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक हमारे मूल्यों को कुत्सित तरीके से रौंदने का कार्य किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। और भाइयों बहनों, आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में दुनिया के 20 बड़े देशों की, जिन देशों के पास दुनिया की 65% से अधिक आबादी निवास करती है, जिन देशों ने दुनिया के 85% संसाधनों पर अधिकार है, और जिन देशों के पास दुनिया के 90% से अधिक पेटेंट पर जिन देशों का अधिकार है, उन 20 बड़े देशों के समूह की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में भारत कर रहा है। हर भारत के लिए गौरव की बात है। आज भारत का नागरिक दुनिया में जहां कहीं भी जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। आपने रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय देखा होगा, पहली बार जब 2 देशों के बीच युद्ध हो रहा है, अगर किसी के कहने पर सीज फायर होकर के वहां से सुरक्षित भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद मिली, तो पहली बार रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान आपने देखा होगा। अभी सूडान के अंदर वहां पर आंतरिक संघर्ष के कारण व्यापक पैमाने पर कत्लेआम हुआ, लेकिन भारत दुनिया का अकेला देश था जिसने ऑपरेशन कावेरी चला करके अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, एक और वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, दूसरी तरफ भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हुए हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी, आईएम जैसी संस्थाओं का निर्माण होना, वाटरवे का निर्माण होना, नए लॉजिस्टिक हब का निर्माण होना, आईटी के नए हब का निर्माण होना, ये नए भारत की नई कहानी को कहता है। और भाइयों बहनों, एक तरफ तेजी के साथ भारत के अंदर बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्य हैं, हर भारतवासी के जीवन में व्यापक खुशहाली करने और उसके माध्यम से रोजगार सृजन के एक माध्यम मिले हैं, तो इसके साथ ही हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के 60-65 वर्षों तक जिन लोगों ने देश के अंदर शासन किया, उन्होंने भले ही नारे भले ही दिए हों, लेकिन एक गरीब के लिए, एक नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए
उन्होंने अपने स्तर पर जितना प्रयास आजादी के 6-7 दशक में होने चाहिए थे, नहीं कर पाए। मात्र 9 वर्ष में करोड़ों लोगों के लिए सिर ढकने के लिए आवास मिल जाना, करोड़ों लोगों के घरों में शौचालय हो जाना, करोड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना का स्वस्थ ईंधन उपलब्ध करवाने का कार्य कर देना, करोड़ों नौजवानों के जीवन में आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ने का कार्य हो जाना, आजादी के बाद 70 वर्षों में जिन गरीबों के बैंक में अकाउंट नहीं खुल पाए थे, उनके जनधन के अकाउंट खुल जाना, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर का मिल जाना, और भारत अकेला देश है जिसने अपने 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में और आज भी लगातार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य जो कर रहा है वो अकेले भारत है। देखिए, यूपी निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार करें। आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार भारत में विकास होता जा रहा है।